चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये लाइबिलिटी को डिस्कस किया था। किसको डिस्कस किया था? लाइबिलिटी को डिस्कस किया था। अब थोड़ा सा रूम ठंडा हो गया, पंखा बंद करते हैं, आवाज़ क्लियरिटी आएगी। तो बताओ लाइबिलिटी कितने प्रकार का है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी कितने प्रकार का है? दो। कौन कौन सा है? नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी। एकदम देखिए, जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं ना, तो घर पे भी आपको ऐसे बोल कर पढ़ने हैं, क्लास में बोल कर नहीं पढ़ना। क्लास में आप मन से पढ़िए, क्योंकि आप बोलेंगे तो फिर दूसरे को दिक्कत होगी। घर पे आप अपने को बोल कर पढ़ना है। एंड एक अपना स्ट्रेटजी टाइम टेबल बना लीजिएगा। बना लिए कि नहीं बना लिए? पढ़ने का टाइम टेबल सब बना लीजिएगा। और एक पढ़ाई करते समय आपका प्राइमरी वर्क जो या प्राइमरी फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। अगर छोटा मोटा काम आपको ध्यान आता है या मम्मी बोलती है तो उसको आप इग्नोर करके बोलेंगे मम्मी पढ़ रहे हैं, हम बाद में कर लेंगे, ठीक है ना। और मम्मी हम पढ़ रहे हैं, बाद में कर लेंगे। आपका टोन इतना ही रहना चाहिए, मम्मी पढ़ रहे हैं बाद में कर लेंगे, ये नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि इससे क्या हो सकता है, मम्मी को बुरा लग सकता है ना। और ऐसे बोलिएगा ना प्यार से, तो हो सकता है मम्मी आपकी बात को समझे भी। और एक चीज़ और कि मम्मी आप पे ट्रस्ट तब करेगी, हाँ बच्ची पढ़ रही है, बच्चा पढ़ रहा है, जब आप फ़ोन आप दूर रख के पढ़ेंगे। फ़ोन सामने रख के पढ़िएगा ना, तो थोड़ा सा डाउट हो जाएगा पेरेंट्स को, भाई को, बहन को, किसी को भी, कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, खाली पढ़ने का बहाना बना रहा है। और लाइफ में पढ़ने का बहाना नहीं बनाना है कि मोबाइल से हम गेम खेल रहे हैं या मोबाइल पे हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, जब मम्मी आती है तो हम पढ़ाई किताब खोल लेते हैं। बहुत सारे बच्चे 80% बच्चे यही करते हैं। तो अल्टीमेटली क्या ना, शॉर्ट टर्म में आप मम्मी को बुड़बक बना रहे हैं या पढ़ रहे हैं, आप अपने आप को इंटरटेन या मेंटली सेटिस्फाई कर रहे हैं। बट समटाइम क्या होता है ना कि जब इन फ्यूचर जब एंड रिजल्ट आता है, एग्जाम में बैठते तो रियलाइज होता है कि हाँ वो सम टाइम बर्बाद नहीं किए। और अपनी एनर्जी, जो आपके पास जो एनर्जी है, उसको पढ़ाई में लगाइएगा फुल पोटेंशियल से, ठीक है ना। करेंट लायबिलिटी, अब टॉपिक पे आते हैं। करेंट लायबिलिटी में हमने क्रेडिटर्स को समझा था, समझ गए थे। बिल्स पेबल समझा था, समझ गए थे। एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस समझा था, उसको भी समझ गए थे। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का बहुत सारा नाम था, जैसे एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, एक्सपेंसेस येट टू बी पेड, एक्सपेंसेस पेबल, एक्सपेंसेस ड्यू, एक्सपेंसेस एरियर, ये सब था ना। अब बात है कि ये भी हमने पढ़ लिया था। हमने उसमें ट्रेड पेबल, ये क्रेडिटर से सब समझ गए थे। शॉर्ट टर्म लोन समझ गए थे, शॉर्ट टर्म बोरिंग समझ गए थे, अच्छा ना। बैंक लोन अगर विद इन 1 ईयर पेमेंट करना है तो वो भी हमारे लिए करेंट लायबिलिटी है। तो करेंट लायबिलिटी में एक से ध्यान रखिएगा, जो हम 1 साल के भीतर पेड करेंगे वो हमारे लिए क्या है बेटा? करेंट लायबिलिटीज है। अब सवाल ये कि सर इसमें 2 पॉइंट आपने कल नहीं बताया था ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ टाइम। वो था, एक था आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या था बेटा? बैंक ओवर ड्राफ्ट। ये क्या है? अब इसको जानने से पहले समझते हैं क्या है ये, सिचुएशन क्या है। जैसे हम लोग जो अपना अकाउंट खुलवाते हैं ना, सेविंग, जो हम लोग अपना जैसे इंडिविजुअल अकाउंट खुलवाते हैं तो उसको हम लोग सेविंग अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेविंग अकाउंट, बचत खाता। बचत खाता में क्या होता है ना कि जो हम पैसा डेली या कभी कभी जमा करते हैं, तो उसमें होता क्या है कि बचत खाता जो पैसा हम जमा करते हैं, तो जब हम पैसा निकालने जाते हैं तो जितना मेरे बैंक में बैलेंस है उतना ही निकाल सकते, उससे ज़्यादा नहीं। बैलेंस आपका 0 हो जाएगा लेकिन निगेटिव नहीं होगा, नहीं ना होता है। हमारे में बैंक में अगर 5,000 रुपये बाकी बैलेंस है, तब कितना हद तक निकाल सकते हैं? अगर मेरे बैंक अकाउंट में 5,000 बैलेंस है तो कितना निकाल सकते हैं? 5,000। अगर हम 6,000 का चेक लेके गए तो बैंक देगी पैसा? लेकिन सर आपका तो बैलेंस 5,000 है, हम 5,000 तक दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि जैसे हम लोग बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस करते समय जैसे एक बिजनेसमैन क्या है ना, बिजनेस के नाम से एक अकाउंट खुलवा लेता है। उसका इंडिविजुअल है, मान लो कि मिस्टर एक्स है और एक्स ने अपना एक बिजनेस शुरू किया, तो एक्स के नाम पे जो अपना बैंक अकाउंट होगा उसको सेविंग अकाउंट कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको बचत खाता हिंदी में कहते हैं। लेकिन जो एक्स अपने बिजनेस के नाम से भी तो एक अकाउंट खुलवा लेगा कि जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस का होगा, जो चेक का लेन देन होगा, वो बिजनेस के चेक से होगा, बिजनेस के बैंक से होगा, हमारा पर्सनल बैंक से हम नहीं करेंगे, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे कि हमारा पर्सनल पैसा जो आता जाता है उसको भी उसी में डाल रहे हैं, बिजनेस का पैसा उसमें डाल रहे हैं, तो फिर आप उसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं कि बिजनेस का क्या ट्रांजेक्शन है और मेरा क्या अपना पर्सनल ट्रांजेक्शन है। इसलिए क्या होता है ना कि जो बिजनेसमैन होते हैं, जो स्ट्रक्चर, जो बड़े बिजनेसमैन या अच्छे मतलब जिनका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना होता है, वो सारे बिजनेसमैन बिजनेस के नाम से अकाउंट खुलवा लेते हैं। लेकिन बिजनेस के नाम से जो हम अकाउंट खुलवाते हैं उसको सेविंग अकाउंट नहीं कहते हैं।
सेविंग अकाउंट सिर्फ इंडिविजुअल का खुलता है, चाहे वो ज्वाइंट अकाउंट हो या इंडिविजुअल अकाउंट हो। जैसे मेरा अपना पर्सनल अकाउंट है, उसको सेविंग कहेंगे। आपका जो बैंक में अकाउंट होगा या पेरेंट्स का होगा, उसको क्या बोलेंगे? सेविंग अकाउंट बोलते हैं। लेकिन जो बिजनेस का है, जैसे मान लो एकेडमी ऑफ कॉमर्स के नाम से हमें कि इस कोचिंग में कितना पैसा आ रहा है जा रहा है, उसका बैंक अकाउंट क्या है, तो उसका एक दूसरा अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो बिजनेस का अकाउंट सेविंग अकाउंट नहीं होता, ये याद रखिएगा। बट बिजनेस का अकाउंट तो बैंक में होता है ना, तो सब फिर उस अकाउंट को हम क्या कहते हैं? उस अकाउंट को कहते हैं करेंट अकाउंट। क्या कहते हैं? करेंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट इंडिविजुअल के लिए, जिसको हिंदी में बोलते हैं बचत खाता, और करेंट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस के लिए, जिसको बोलते हैं चालू खाता। सर इस दोनों में डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस ये है कि करेंट अकाउंट में आप न्यूमरस ट्रांजैक्शन ज़्यादा कम कुछ भी करते रहते हैं, क्योंकि बिजनेस में डेली ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन हम लोग अपने बचत खाता में क्या डेली पैसा जमा करते हैं? नहीं करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। इसलिए उसको बचत खाता, कि हमने जो पैसा कमाया और खर्च कर लिया, जो बच गया उसको हम अपने बैंक में जमा करते हैं। डेट्स पर वो सेविंग अकाउंट कहलाता है। समझ गए ना? अब सपोज करते हैं, अभी लिखिएगा नहीं, इसको देखिएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई मिस्टर अमित नाम का पर्सन है, और अमित जो है अपना एक बिजनेस शुरू किए हुआ है। अमित हार्डवेयर के नाम से। तो अब यहां पर ये जो बिजनेस है, ये एक एंटिटी बन गया है। क्या बन गया बेटा? एंटिटी। एंटिटी जब वर्ड यूज किया जाए तो एंटिटी हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं। क्या कहते हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या कहते हैं? एंटिटी। जैसे कोई इंडस्ट्री हो गया, कोई कोचिंग हो गया, कोई फर्म हो गया, कोई भी दुकान, कोई भी शॉप, ये सारा एंटिटी है। क्या है बेटा? एंटिटी है। अब सवाल ये है कि जो बिजनेस से जो भी ट्रांजैक्शन होगा, एनी ट्रांजैक्शन, ऑफ बिजनेस, वो किसके नाम पे होगा? इन द नेम ऑफ बिजनेस। बोलो हाँ ना? जिसको लीड करेगा, किसके द्वारा लीड होगा? लीड मतलब रन। कौन चला रहा है इसको? प्रोप्राइटर चला रहा है ना? कौन चला रहा है बेटा? प्रोप्राइटर, जिसका नाम है अमित, है ना? अब यहाँ जो बिजनेस का अकाउंट, सॉरी बिजनेस वाला ट्रांजेक्शन अब बिजनेस के नाम पे कर रहे हैं, तो सर ये ट्रांजेक्शन जब होगा तो ये क्या ना, बहुत सारा ट्रांजेक्शन कैश में तो नहीं करेगा ना, कि सब कैश में ही करेंगे, भाई बिजनेस बढ़ पाएगा आगे। बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको बैंक से लेन देन रखना पड़ेगा, प्लस क्रेडिट ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। अगर किसी दुकान पर आप जाते हैं, वहाँ पर आप कोई सामान खरीदते हैं, बोलते हैं अंकल हम यूपीआई करना चाहते हैं, वो दुकानदार बोलता है बेटा इस यूपीआई नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ कैश है, कैश दीजिए। तो आपके पास कैश होंगे तब ना आप पेमेंट करेंगे। आप कैश नहीं होगा आपके पास तो बोलेगा अंकल छोड़ दीजिए, हम नहीं लेंगे सामान, रख लीजिए आप। तो उस अंकल का बिजनेस का जो सेल्स है या सेल्स ग्रोथ है, वो बढ़ेगा कि घट जाएगा, कम जाएगा? घट ही जाएगा। अगर आपके पास 100 रुपये है, आपको 150 रुपये का सामान लेना है, तो आप 150 का नहीं ले सकते हैं, लेकिन उस अंकल से आप 100 का भी नहीं लीजिए, बोले दूर 100 रुपये इधर ले, 50 का उधर ले, छोड़ो इनसे लेना ही नहीं है, हम जहाँ यूपीआई लेगा उन्हीं से ले लेते हैं। बात थोड़ी समझ आई ना? तो दूसरी बात की एक टेंडेंसी या एक मेंटलिटी बन जाएगा कि वो अंकल कैश यूपीआई नहीं लेते हैं, छोड़ो उसको, उनका जाना ही नहीं है। मजबूरी हो गया आज यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट करना। बोलिए हाँ है ना? आज सब दुकान पर पानी पूरी खाते होंगे आप लोग, आप देखते हो वहाँ पे क्यूआर चलता है। अब 10 रुपये का पानी पूरी, 20 रुपये का पानी पूरी खाता, अब 10 का तो कोई खाता ही नहीं होगा, 20 का पानी पूरी खाते हैं, तो उसका आप यूपीआई करके आते हैं। बताइए, एक खुला जो चेंज का जो झंझट है वो भी खत्म हो गया ना। अब किसी के पास 500 रुपये का नोट है और 20 रुपये का पानी पूरी खाया, लीजिए अंकल, अब बताइए वो पानी पूरी खिलाएगा दूसरा वाला होगा कि 500 का खुला ढूंढते रहेगा, वो भी टेंशन, तो वो टेंशन सब खत्म हो गया। अब यहाँ सवाल ये है कि कोई भी जब बिजनेस का ट्रांजैक्शन होगा, सारा ट्रांजैक्शन कैश में नहीं, कुछ चेक वगैरह से भी होता है, इसलिए बिजनेस के नाम पे क्या खुलेगा बेटा? बैंक अकाउंट खुलेगा। क्या खुलेगा बेटा? बैंक अकाउंट। उस बैंक अकाउंट का जो नेचर होगा उसको बोलते हैं क्या बेटा? करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट किसका खुलेगा? बिजनेस का कि अमित का? बिजनेस का। अब मान लो कि अमित का पर्सनल अकाउंट होगा, पर्सनल में बैंक अकाउंट होगा, बोलो हाँ ना?
उसको बोलते हैं सेविंग अकाउंट। क्या बोलते हैं बेटा? सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट ध्यान रखिएगा कि सेविंग अकाउंट इंडिविजुअल का खुलता है पर्सनल के लिए। बिजनेस का जो बैंक अकाउंट होता है, तो बिजनेस का सर एक ही अकाउंट नहीं है, अगर लोन लेते हैं तो लोन अकाउंट बन जाएगा, एक लोन अकाउंट अलग हो गया। मान लो कि हम लोन नहीं, हम अपना पैसा लिए और बिजनेस में लगाए हुए हैं, लेकिन कुछ पैसा बैंक में है, तो उसके लिए हमको कौन सा अकाउंट खोलना पड़ेगा? करेंट अकाउंट। अब ध्यान रखिए, करेंट अकाउंट में ना बैंक आपको एक प्रिविलेज देती है। क्या देती है? प्रिविलेज। PRIVILEGE। प्रिविलेज मतलब क्या होता है? सुविधा। प्रिविलेज मतलब क्या होता है? सुविधा। जैसे मान लो कि हम करेंट अकाउंट खोले, तो इसमें मेरा बैलेंस था 1 लाख रुपया। कितना बैलेंस था? डेली ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेन देन हो रहा है, प्रॉपर ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब मुझे बताइए, एक जो अमित हार्डवेयर है, अमित हार्डवेयर है, और यहाँ पर जो बैंक अकाउंट खुला है, तो किसी बैंक में ना खुला होगा, बोलो हाँ है ना? तो बैंक के साथ अमित हार्डवेयर का एक अच्छा रिलेशन बन गया है। बैंक के साथ अमित हार्डवेयर का क्या बन गया है? एक अच्छा रिलेशन। बैंक को भी इससे तो कमाई हो रही है, बैंक में पैसा जमा होते रहता है। तो अमित हार्डवेयर का जितना अच्छा रिलेशन बन गया है, तो बैंक उस पर ट्रस्ट करेगी, अरे हाँ ये बिजनेस अच्छा है, 5 साल 7 साल से चल रहा है, अब इसको हम एक्स्ट्रा पैसा देने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, पैसा टाइमली जमा कर देता है। तो बैंक यहाँ पर क्या करेगी ना, एक प्रिविलेज देगी। बैंक क्या देगी बेटा? प्रिविलेज। मतलब क्या होता है? सुविधा। कि भैया आपका बैंक में कितना बैलेंस है? 1 लाख। कितना बैलेंस है? अब मान लो कि अमित का एक क्रेडिटर है। अमित का कौन है बेटा? और क्रेडिटर को पेमेंट करना है 1,20,000 रुपया, टू पे 1,20,000 रुपया। अब मुझे समझाइए, आपके बैंक में कितना बैलेंस है? 1 लाख। और इमरजेंसी अर्जेंसी पे जो हम सामान खरीदे हैं, उस सामान का वैल्यू कितना है जो हम क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे? पहले देखो, पहले सामान खरीदेंगे तब ना बेचेंगे, तब ना पैसा आएगा, पहले खर्च करना पड़ता है तब पैसा आता है। तो हमने क्रेडिटर से जो सामान खरीदा, क्रेडिटर को पैसा चुक देना है, 1,20,000 रुपया देना है, लेकिन मेरे बैंक में बैलेंस 1 लाख रुपया ही है। अब बताइए, बैंक यहीं पे सुविधा देगी कि भैया अगर आपका पैसा कम होगा ना, तो हम आपको आपके बिहाफ में क्रेडिटर्स को पैसा दे देंगे एक्स्ट्रा, आप हमको बाद में चुका दीजिएगा, बाद में हमको आप क्या करिएगा? चुका दीजिएगा। तो ये क्या करता है? ये ड्राइंग्स कर लेता है, ड्राइंग्स फॉर बिजनेस। ड्राइंग्स मतलब निकालना। ड्राइंग्स मतलब क्या होता है बेटा? निकालना। और ड्राइंग्स फॉर बिजनेस वो कितना पैसा निकालता है बैंक से? 1,20,000। यानी आपका बैंक में प्लस 1 लाख रुपया पॉजिटिव है, लेकिन आपने निकाला कितना रुपया? 1,20,000 रुपया। क्या आपने ज़्यादा निकाला है? कितना ज़्यादा निकाला है? ये ज़्यादा निकाल लिया, यानी ड्रॉ कर लिया ज़्यादा, तो इसको बोलते हैं ओवर ड्रोन। क्या बोलते हैं? ओवर ड्रोन। ओवर ड्रोन का मतलब कि यू मेड ड्रॉइंग्स मोर देन द बैलेंस इन द बैंक। जितना बैंक में मेरा बैलेंस है, हम उसे ओवर ड्रॉ कर रहे हैं। ओवर मतलब होता है ऊपर, ज़्यादा। ड्रॉ मतलब होता है निकालना। बैंक से हमने 1,20,000 यानी 20,000 एक्स्ट्रा निकाल लिया है। कितना निकाला है बेटा? 20,000 रुपया एक्स्ट्रा निकाला है। दिस इज कॉल्ड द ओवर ड्रॉइंग्स। अब समझाइए मुझे एग्जैक्ट, मतलब ले मैंने समझाइए, ध्यान से समझाइए बेटा। क्या अमित हार्डवेयर का कोई लायबिलिटी बैंक के प्रति बन रहा है? बैंक के यहाँ आपका कितना पैसा जमा था? 1 लाख रुपया। जब तक मेरा बैंक, यहां तक देखो, जब तक मेरा बैंक में पैसा 1 लाख जमा था, ये मेरे लिए एसेट्स था। 1 लाख रुपया एसेट्स था, बोलो हाँ है ना? लेकिन हमको जरूरत कितना का है? हम बैंक से 1,20,000 मांगेंगे। हम तुमको 1 लाख रखे हुए, अरे क्या हो, हम तुमको 1 लाख रुपया रखे हुए। कितना रखे हुए बेटा? 1 लाख तुम्हारे यहाँ मेरा है, और हमको अभी जरूरत पड़ गया 1,20,000 का, हम आपसे 1,20,000 मांगने जा रहे हैं। हम 1,20,000 जैसे निकालेंगे, अब मेरा एसेट बचेगा, बनेगा नहीं ना? बनेगा। अब बैंक को हम देंगे पैसा, चुकाना पड़ेगा फ्यूचर में। द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टू पे इन फ्यूचर इज कॉल्ड लायबिलिटीज। यही ना होता है मतलब?
एग्जैक्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि भैया हम अगर 10 क्लास ही करे हैं, 5 क्लास ही करे हैं, जो हमने पढ़ा है प्रॉपर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम एक एक चीज़ को इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं कि बाद में जब ये सब टॉपिक मिलेगा तो फटाक फटाक उसका आंसर दीजिएगा या उसको पुट करिएगा उसके प्रॉपर प्लेस पे। समटाइम पढ़ाई क्या होता है ना कि स्टार्टिंग जब पढ़ाई जो जनरली बच्चे लोग करते हैं या पढ़ाया जाता है उसमें कि भैया क्वांटिटी पे फोकस कर दिया जाता है कि इतना बना लो, ऐसे बना लो, 4 चैप्टर 5 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिए। एंड में जाते हैं तो बहुत सारे का कॉन्सेप्ट ही हमको नहीं पता है कि होता क्या है। हमको डीप मीनिंग समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है, लायबिलिटी कैसे बनता है या एसेट्स क्या होता है, कैसे कि हाँ वहाँ पैसा हमको चुकाना है, अभी तक मेरा एसेट्स था, जैसे पैसा एक्स्ट्रा निकाल लिए तो लायबिलिटी हम ज़्यादा उससे निकाल लिए, तो मेरा लायबिलिटी कितने का बनेगा बताइए? 1,20,000 का बनेगा कि 1 लाख का बनेगा कि 20,000 का बनेगा? सिंपल 20,000 का बनेगा। तो दिस इज योर लायबिलिटी। अब पैसा बैंक, अब जैसे पैसा फिर आएगा हमको तो फिर बैंक हम जमा कर देंगे ना, बोलो हाँ है ना। तो ये कहलाएगा, इसी को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं बेटा? बैंक ओवरड्राफ्ट। और ये हमारे लिए कौन सा लायबिलिटी कहलाएगा? करेंट लायबिलिटी, क्योंकि ये पूरे 1 साल से ज़्यादा रहेगा ही नहीं। सर क्यों नहीं रहेगा? अरे चालू खाता है, करेंट अकाउंट है, जैसे हम सामान बेचेंगे पैसा आएगा फिर हम बैंक में क्या करेंगे? जमा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिचुएशन समझिए, सर मान लेते हैं कि 1 लाख रुपया बैलेंस था और हम अगर 90,000 निकाल लेते, कितना निकालते? तो यहाँ बैलेंस 10,000 रहता, तो ये 10,000 क्या लायबिलिटी होता कि एसेट होता? एसेट्स होता है। देखिए क्रिस्टल क्लियर, पूरा क्लियरली बोल रहे हैं आप लोग आंसर। आप में लैगिंग नहीं आ रहा, फंस नहीं रहे हैं आप। यही कौन से हम यही चाहते हैं कि जो हम समझाए उसका जवाब प्रॉपर दीजिए कि सर अगर 1 लाख बैलेंस है और हम अगर 90 निकालते हैं तो 10,000 मेरे लिए अभी भी एसेट्स है, अभी भी मेरे पास पावर है निकालने का, 10,000 बैंक से अभी ले सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो हम एसेट लिखवाए थे कैश एट बैंक, ध्यान रखिएगा, तो कैश एट बैंक हमने करेंट एसेट में लिखवाया था, याद है कि नहीं याद है? तो कैश एट बैंक करेंट एसेट तब तक होगा जब तक मेरा पैसा बैंक में है। जैसे बैंक से हम एक्स्ट्रा निकाल लिए, ज्यादा निकाल लिए, कैश एट बैंक निगेटिव हो गया। क्या हो गया? निगेटिव हो गया, तो मेरे लिए अब एसेट नहीं रहा, क्या बन गया? लायबिलिटी। एंड उसका नाम कैश एट बैंक अब नहीं, अब नाम ही चेंज हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट अगर कहीं लिखा हुआ है, इट मीन्स व्हाट? कि द बिजनेसमैन हैज ड्रॉन ओवर एंड एबव देयर डिपॉजिट बैलेंस। द बिजनेसमैन हैज ड्रॉन, निकाला, ओवर एंड एबव ऑफ द डिपॉजिट बैलेंस। जो डिपॉजिट आपका 1 लाख था उसके ऊपर, उसके एक्स्ट्रा आपने निकाल लिया है। That's why it is your liability, it is your financial obligation which you have to pay in the future to the bank. तो सर मान लीजिए इसको हम 6 महीने बाद पेमेंट करेंगे तो कितना पेमेंट करेंगे? मान लो 6 महीने आइडल रखते हैं, आइडल समझते हैं ना? आइडल मतलब क्या होता है? ऐसे पड़े रहना है। अब मान लो कि 6 महीना ऐसे छोड़ दिए तो बैंक हमसे 20,000 लेगा कि 20,000 प्लस इंटरेस्ट लेगा? ये सवाल बनता है। बैंक बनिया हो, सबसे बड़ा बनिया बैंक होता है। बनिया समझते हैं? बनिया नहीं समझते नहीं, मारवाड़ी, मारवाड़ी समझते? मारवाड़ी बड़ा बिजनेस है। बैंक बिजनेस करती है, बैंक कोई सोशल वर्क नहीं करती है, बैंक बिजनेस सर्विस देती है। क्या देती है बेटा? हम लोग बिजनेस सर्विस पढ़ेंगे ना, बिजनेस में बीएसटी में ना, तो बिजनेस सर्विस पढ़ना है। जैसे टर्सरी एक्ट नहीं है, टर्सरी पढ़े ना, सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी। तो टर्सरी में आपने बैंकिंग देखा होगा, बैंक। तो बैंक व्यापार करती है। हम बैंक से जब कोई चीज़ लेते हैं ना, जैसे देखिएगा बैंक से अगर आप एटीएम कार्ड लेते हैं तो उसका भी चार्ज लेता है बैंक, आप चेकबुक लेते हैं उसका भी, बैंक जो सर्विस हमें देती है उसका बैंक चार्ज करती है, ये ध्यान रखिएगा। अब बैंक क्या बहुत इतना तेज होता है कि जब हम पैसा जमा करेंगे तो इंटरेस्ट कम मिलेगा, अब बैंक से लोन ले लेंगे तो इंटरेस्ट ज़्यादा लेता है। अब बैंक के पास अपना पैसा नहीं होता है, एक चवन्नी बैंक के पास अपना पैसा नहीं है। होता क्या है ना, जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो जमा कर दिया बैंक में, यहाँ पैसा बैंक के पास आ गया, बोलो हाँ है ना। और जिन जो बिजनेस करना चाहते हैं बैंक के पास आएंगे, क्या लोन लेना है, लोन इसी का पैसा हमने उसको दे दिया। लेकिन ये डायरेक्ट वहाँ नहीं जाएंगे लेने, क्यों?
तो इनका उनसे ट्रस्ट नहीं है। समझ में आ रही ना? हम आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, हम बैंक पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कंट्रोल्ड रेगुलेटेड होता है आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? आरबीआई। और आरबीआई जो बना ना इंडिया में, आरबीआई आज़ादी से पहले ही सेटअप हुआ। आरबीआई आज़ादी से पहले सेटअप हुआ। आरबीआई एक्ट आया, लिख लेना, आरबीआई एक्ट आया था 1934 को, और 1 अप्रैल 1935 से ये ऑपरेशन में आया, ऑपरेशन काम में आया 1 अप्रैल 1935 से। लेकिन एक्ट कब बना? 1930। और आरबीआई के जो पहला गवर्नर, आरबीआई का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं? गवर्नर। जो फर्स्ट गवर्नर और सेकेंड गवर्नर आरबीआई का जो था वो इंडियन नहीं था, ब्रिटिशर था। सर ब्रिटिशर? अरे क्यों नहीं ब्रिटिशर भाई, आज़ादी से पहले ना बना है, तो ब्रिटिश इंडिया में बना। अब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को इंडियन कैसे हेड करेगा? ब्रिटिशर को बनाओ। 2 गवर्नर, उसका थर्ड गवर्नर जो बनते हैं वो इंडियन बनते हैं। अभी आरबीआई गवर्नर कौन है? हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई राइट नाउ? बताओ, सब लोग बताओ। संजय मल्होत्रा। कौन है? इससे पहले थे एस शक्तिकांत दास। किसी भी करेंसी जो होता है, कोई भी करेंसी, उसमें किसका साइन होता है? गवर्नर ऑफ आरबीआई का होता है। ठीक है ना? बता, आरबीआई नोट जो छापती है, इंडिया में नोट छापने वाला एक ही संस्था है। कौन है? आरबीआई। लेकिन 1 रुपया का जो नोट होता है ना, देखें 1 रुपये का नोट, 1 रुपये का नोट जो होता है वो आरबीआई नहीं छापती है, वो छापती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, भारत सरकार। देखिएगा 1 रुपये नोट पे ना भारत सरकार लिखा रहता है, उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं। लेकिन 1 रुपये के नोट के अलावा अगर 10 का देखते हैं, 20 का देखते हैं, 5 का देखते हैं, 100 का देखते हैं, 200 का देखते हैं, 500 का देखते हैं, सब पे लिखा रहेगा भारतीय रिजर्व बैंक। क्या लिखा रहता है? और इंडिया में 2 जगह नोट छपता है, नासिक और देवास। कहाँ कहाँ? नासिक और देवास। कौन है गवर्नर ऑफ आरबीआई? यही है। कौन है? संजय मल्होत्रा। इससे पहले शक्तिकांत दास थे, इनका भी फोटो यहां पर आया था। कौन है? सब संजय मल्होत्रा 11 दिसंबर 2024 को बने। ठीक है, चलिए हटा दे इसको, लिख लिए, आरबीआई गवर्नर लिख लिए ना। ये संजय मल्होत्रा कब बने थे? 11/12/24 को बने। ये बैंक ओवरड्राफ्ट समझ गए? तो बैंक ओवरड्राफ्ट, अच्छा ये बताइए, बैंक ओवरड्राफ्ट बिजनेस अकाउंट में आएगा कि सेविंग अकाउंट में आएगा? बिजनेस अकाउंट। बिजनेस में जो अकाउंट खुलता है उसका नेचर क्या होता है? करेंट अकाउंट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अगर मिलती है वो किस पे मिलेगी? करेंट अकाउंट पे। सेविंग अकाउंट पे बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलती है, और ये फैसिलिटी को हम प्रिविलेज कहते हैं, ये बैंक देती है। सर करेंट अकाउंट का कोई लिमिट हो सकता है? यस, करेंट अकाउंट में जो ओवरड्राफ्ट होता है ना, उसका एक लिमिट बैंक करती है। अब मान लो कि 1 लाख रुपये तुम्हारे बैंक में बैलेंस है, तुमको 20 लाख का जरूरत पड़ गया, तो 20 लाख नहीं निकाल पाओगे, 19 लाख ओवरड्राफ्ट नहीं, बैंक को डाउट हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा, रे 19 लाख ले लिया, निकल के भाग गया। तो बैंक आपके स्टेटस, जो बिजनेस का जो पोजीशन होता है ना, कि आपका वैल्यू क्या है, हम आपके वैल्यू के अनुसार ही हम आपको एक्स्ट्रा पैसा देंगे। समाज में कहीं भी जब हम किसी को पैसा देते हैं ना उधार, तो इसलिए देते हैं कि भैया उससे हम रिकवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर एक बार हम एक लाइन हम लोग और ये बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग लिख लेंगे। नोट कर लीजिए इसको। चलिए पहले बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग लिख लेते हैं, फिर आपका सवाल का हम जवाब देंगे। ठीक है ना? लिखे, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ फैसिलिटी
which are allowed by bank to the businessman in their current account to spend more than the balance in current account. Bank overdraft is provided in current account. It is current liabilities. चले आगे। चलिए, अब स्नेहा का एक क्वेश्चन है कि सर इंडिया में जो करेंसी प्रिंटिंग का जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी मतलब क्या होता है? पावर ऑफ करेंसी प्रिंटिंग किसके पास है? आरबीआई के पास है। किसके पास है? एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, 1 रुपए को छोड़कर, यानी 1 रुपए का जो नोट होता है उसको छोड़कर। 1940 में, मतलब 1934 में आरबीआई बना। कब बना आरबीआई? 1934 में। उसके बाद 1940 में भारत में एक लॉ पास होता है जिसमें बताता है कि जो जैसे 1 रुपए का जो कॉइन होगा ना, 1 रुपी कॉइन, सिक्का, वो 1 रुपए के करेंसी के बराबर है। करेंसी मतलब पेपर नोट, 1 रुपए का नोट, मतलब कि 1 रुपए का जो नोट होगा वो 1 रुपए के सिक्के के बराबर हो गया। यानी ये मेटल कॉइन, ये क्या हो गया बेटा? मेटल कॉइन हो गया, क्योंकि सिक्का है, कॉइन सॉरी, मेटल कॉइन हो गया, और ये पेपर नोट हो गया, और ये दोनों बराबर है। तो यहाँ जो जितना भी कॉइन होता है ना, ऐसा जितना भी कॉइन्स होता है वो सब भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छापती है। इसमें एक मंत्रालय है जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या बोलते हैं बेटा? फाइनेंस मिनिस्ट्री, समझते हैं ना? फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का हेड कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का हेड कौन है? कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? भी जया बच्चन। क्या बोलिए? हाँ बोलो बोलो। सीता, निर्मला सीतारमन। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है बेटा अभी? निर्मला सीतारमन। फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे, मतलब कि समझ लो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मंत्रालय है, ये टॉप पे है। उसके एक पोजीशन नीचे जो पोजीशन होता है उसको बोलते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी। क्या बोलते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी। फाइनेंस सेक्रेटरी का पोस्ट पाने के लिए ना यूपीएससी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यूपीएससी। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर बनने के लिए यूपीएससी करने की जरूरत नहीं है, इलेक्शन लड़ना है। क्या ना? इलेक्शन लड़ना है, जीती होती मंत्रालय मिल जाएगा। यानी मंत्री के नीचे रहने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। यही तो होता है ना, किसी मंत्री के नीचे, मतलब उसका अगर सेक्रेटरी रखना है, पीए है, बॉडीगार्ड, कुछ भी पढ़ना पड़ेगा।
तो सिंपल सी बात है कि फाइनेंस सेक्रेटरी कौन हो सकता है? एक आईएएस ऑफिसर, यूपीएससी करके आईएएस बनते ना, ये आईपीएस नहीं, कौन? आईएएस या आईआरएस। अब देखिएगा आईएएस भी ऐसा नहीं कि आईएएस बन गया और फाइनेंस सेक्रेटरी मिल गया, नहीं। आईएएस से फाइनेंस सेक्रेटरी बनने तक का बहुत बड़ा एक टाइम गैप होता है। कोई डिस्ट्रिक्ट पहले मिलेगा, उसको संभालिए, पोजीशन अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा, फिर आप आगे जाइए आगे जाइए आगे जाइए, जाते जाते 15-20 साल लग जाएंगे, 25 साल लग जाएंगे, तब आप पहुंचते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी पे। क्योंकि मंत्री जो होते हैं ना, फाइनेंस मिनिस्टर, वो किसकी बात को सुनेंगे? उनके नीचे वाले को, फाइनेंस सेक्रेटरी। अब फाइनेंस सेक्रेटरी ऐसी कुछ बोलते तो नहीं हो सकता है, यानी उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। पहले तो नॉलेज क्वालिफिकेशन जो आपने करके आया है, उसके आपके पास वर्क नॉलेज, एक्सपीरियंस, पूरे देश के अर्थव्यवस्था पे आपको कुछ अपना बात बोलना है, तो उसके लिए आपको पूरा नॉलेज चाहिए। अब सर फाइनेंस सेक्रेटरी हमने यहाँ पर क्यों लाया? इसलिए लाया कि 1 रुपये का जो नोट, सिक्का पे साइन नहीं होता है, सिक्के पे साइन नहीं होता है, लेकिन 1 रुपये का जो नोट है, जिसको 1 रुपये के कॉइन के बराबर माना जाता है, तो 1940 के अनुसार, लॉ के अनुसार 1 रुपये का जो नोट होगा उसको भी कौन बनाएगा, छापेगा? कौन छापेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्योंकि ये 1 रुपये के सिक्के के बराबर है, और जितना सिक्का बनता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही बनाती है, छापती है, बनाती है। यानी कॉइन्स जो है वो आरबीआई नहीं छापती है, कॉइन्स आरबीआई नहीं, कौन मंत्रालय छापता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो 1 रुपये का नोट भी कौन छापता है बेटा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और 1 रुपये के नोट पे सिग्नेचर, साइन किसका रहेगा? फाइनेंस नो सेक्रेटरी, मिनिस्टर का नहीं। किसका साइन होगा? फाइनेंस सेक्रेटरी का। और फाइनेंस सेक्रेटरी मिनिस्टर के एक पोजीशन नीचे रहते हैं, जिसको वित्त सचिव कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी को बेटा? वित्त सचिव। तो 1 रुपये के नोट पे साइन किसका रहता है? पूछेगा, ध्यान रखिएगा, सीयूईटी का एग्जाम जब दोगे, कभी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कुछ भी, सीए में भी पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में कहीं पे, या सब्जेक्टिव में कहीं भी रख सकते हो। तो फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन किस नोट पर रहता है? उसके अलावा जितना भी करेंसी प्रिंट करने वाला कौन है? आरबीआई। कौन है प्रिंट करने वाला? आरबीआई। और सारे करेंसी पे साइन किसका रहता है? गवर्नर का। किसका रहता है? गवर्नर का। एंड हु इज द गवर्नर राइट नाउ? संजय मल्होत्रा। कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए स्नेहा? आप अपना सवाल क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी नॉलेज का काम था। इसके अलावा एक चीज और बता ही देते हैं, आपका इतना में हो जाएगा मेरा काम। इनकम एडवांस याद है? बोलो हाँ है ना? इनकम एडवांस हमारे लिए क्या है? तो सर इनकम एडवांस है क्या? जैसे मान लो कि हमने कोई काम करने से पहले ही एडवांस ले लिया, मेरा इनकम बनने से पहले, जैसे इनकम एडवांस किसी के लिए प्रीपेड एक्सपेंस हो सकता है। मान लो कि आपने मुझे एडवांस पैसा दिया, अब हम काम आपका नहीं करेंगे तो? नहीं समझे? आपने मुझे एक काम करने के लिए एडवांस पैसा दिया। प्रैक्टिकली सोचिए कि मान लो कि यहाँ पर एक पार्टी है, इसने इसको एडवांस दिया, ये ए है और ये बी है, एडवांस टू बी, मान लो 5,000 रुपया दिया। तो जब तक बी नहीं काम करेगा तब तक बी के ऊपर एक लायबिलिटी रहेगा कि हम काम नहीं किए तो पैसा हमको लौटाना पड़ सकता है। बोलो हाँ है ना? बी ने पैसा एडवांस लिया काम करने के लिए ना। अब बी अगर काम नहीं करता है, बी अगर काम नहीं करता है तो क्या बी को पैसा लौटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं होता कि हमने एडवांस दिया, मेरा काम नहीं किया, पैसा उससे लेकर आ गए। तो जिसने दिया उसके लिए एसेट्स है, जिसने दिया उसके लिए क्या बेटा? एसेट्स है। लेकिन जिसने लिया उसके लिए क्या है? तो उसने जो पैसा लिया वो क्या लिया है? इनकम एडवांस में ले लिया, इनकम एडवांस ले लिया। तो इनकम एडवांस इज व्हाट? इनकम एडवांस इज आवर करेंट लायबिलिटी। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना बेटा? इनकम एडवांस क्लियर है ना कि डाउट है? क्लियर है कि डाउट है? क्लियर है? बढ़ सकते हैं आगे?
चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, हमारी सीएल खत्म हो चुकी है यहीं पे, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। हाँ सानवी यहाँ बात समझिए, जितना भी कॉइन बनता है ना, चाहे वो 1 रुपये का सिक्का हो, 2 रुपये का सिक्का हो, 5 रुपये का सिक्का हो, 10 रुपये का सिक्का हो, 20 रुपये का भी सिक्का होता है, जितना भी मेटल कॉइन्स बनाता है वो भारत सरकार की एक मंत्रालय यानी भारत सरकार बनाती है। लेकिन 1 रुपये का नोट जो है वो भी कौन बनाती है? भारत सरकार। मैंने यहाँ पर बोला था कि जो 1 रुपये का कॉइन है उसको 1 रुपये करेंसी के बराबर रखा गया है, और ये बराबर है डेट्स पर 1940 के लॉ के अनुसार। जो 1 रुपये का नोट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है। लेकिन मान लो सर आप बोलते हैं कि 20 रुपये का नोट, नहीं, 20 रुपये का नोट को 20 रुपये के सिक्का के बराबर हम वैल्यू में मानते हैं। लेकिन जो जैसे बनाने का एक कॉस्ट होता है ना, कोई भी चीज़ बनाने का क्या होता है, एक कॉस्ट होता है। मेटल कॉइन बनाने का कॉस्ट लगता है, पेपर नोट बनाने का कॉस्ट लगता है, लेकिन 20 रुपये के नोट को बनाने के लिए आरबीआई को उतना कॉस्ट नहीं लगती है जितना मेटल कॉइन बनाने में कॉस्ट लगता है। वो भारी होता है, उसका वेट होता है। तो 20 रुपये का अगर हम सिक्का बना रहे हैं तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बना रही है, लेकिन 20 रुपये का अगर करेंसी प्रिंट हो रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको प्रिंट नहीं करेगी। कौन करेगा? आरबीआई करेगा। सिर्फ 1 रुपये का नोट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है, ठीक है ना। चलिए